A2 लेवल्स का कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी तो नहीं पढ़ रहे थे, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे थे, ऐसा ही है। हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने टीसीपी कर ली थी, यूडीपी करना था। टीसीपी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसके अंदर पैकेट्स की क्या होती है, इसके अंदर पैकेट्स की रिलायबिलिटी मेक श्योर की जाती है, पैकेट्स की रिलायबिलिटी मेक श्योर की जाती है। रिलायबिलिटी किस तरह से होती है, देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट इज हैंडशेकिंग का प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई होता है, हैंडशेक प्रोटोकॉल का प्रोसेस होता है। हैंडशेक में कौन सा ओरिएंटेड था, ये कनेक्शन ओरिएंटेड, कौन सा वाला था, ये था आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं इसके अंदर। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जो रिसीवर है उससे परमिशन ली जाएगी तब डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। यूडीपी में इसका ऑपोजिट होता है, इट इज कनेक्शन लेस या नॉन कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम यूडीपी के अंदर जो पैकेट्स होते हैं उनको डेटाग्राम्स कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जितने पैकेट्स होते हैं उन पैकेट्स के अंदर पैकेट्स के सीक्वेंस नंबर्स भी होते हैं, चेकसम्स भी होते हैं, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, यूजर से इजाजत नहीं ली जाती और बस डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सॉरी, हाँ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट कैन बी, मतलब नॉन एसेंशियल डेटा भी हो सकता है इसके अंदर, मतलब वो स्पैम भी हो सकता है। और जो डॉस अटैक्स होते हैं, डॉस अटैक्स होते ही यूडीपी के थ्रू होते हैं, क्योंकि वो सर्वर को बताया ही नहीं जाता कि मैं डेटा भेज रहा हूँ और सर्वर एक्नॉलेज ही नहीं करता। एंड बस खामखा का यूजलेस डेटा फ्लड कर दिया जाता है एक सर्वर के ऊपर, बिकॉज सर्वर की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, और इसमें पैकेट्स अगर लूज भी कर जाए ना तो उसको रीट्रांसमिशन की कोई चक्कर ही नहीं होता इसमें। यहां पे क्या होता है, हैंडशेक प्रोटोकॉल, डेटा, स्टाफ को प्लीज बुलाएं जरा, जाके बोलें ये नॉइस क्रिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है। बाबर को बोले नीचे सर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं चल रहा, सेल भी चेंज किया लेकिन ये क्यों नॉइस क्यों कर रही है। अच्छा, सो इसके अंदर क्या होता है, अगर एक पैकेट खराब हो जाए तो उसको दोबारा से क्या किया जाता है, रीट्रांसमिट किया जाता है। इसमें रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड डेटा पैकेट्स, इसमें क्या होता है, रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड डेटा पैकेट्स होता है। समझ रहे मेरी बात की नहीं, यहां पे रीट्रांसमिशन नहीं होती। तो जो मोस्ट कह लें कि जो इंटरनेट के ऊपर जो वॉइस कम्युनिकेशन आपको फील हो रही थी, या वीडियोस या ऑडियो जो आप भेज रहे होते हैं, या ऑडियो कॉल जो आपकी होती है, इनफैक्ट वो यूजर डेटाग्राम्स होते हैं। वो इनफैक्ट काफी आपको तो आवाज सुनाई दे रही होती है, बट वो काफी डिलेड आवाज होती है। ठीक है, काफी डिलेड आवाज होती है जो इंटरनेट के ऊपर हमें सुनाई दे रही होती है। हम ऑडियो कॉल्स, वॉइस ओवर आईपी वाली जितनी कॉल्स होती है वो सारी यूडीपी को फॉलो कर रही होती है। ठीक है बात के नहीं। सो इसका लिख लें अपने पास। सॉरी, किसी से आप बात कर रहे होते हैं ना तो वो एक्चुअल रियल टाइम में नहीं आ रही होती है, वो डिलेड आवाज आती है आपके पास, काफी डिलेड आवाज आती है। उसमें पैकेट्स का अगर लूज भी हो जाए तो उसको इग्नोर करके आगे निकलता जाता है। इसमें टीसीपी में आगे नहीं निकलने देगा उसको तब तक जब तक पिछला पैकेट ठीक हो नहीं जाएगा।
टीसीपी में रिसीवर के पास जाके सारे पैकेट्स के सीक्वेंस नंबर्स के मुताबिक उसको क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कंबाइन करके सीक्वेंस नंबर के मुताबिक फिर आगे रिसीवर को दिखाएगा। इसमें तो अब जो ऑडियो कॉल आ रही है उसमें तो इंतजार ही नहीं करेगा, जो पैकेट्स आ रहे हैं आगे तो आगे नहीं आए, नॉइज आया शोर सुनाई देने लग जाएगा आपको। उसमें अगर डिले आ रहा है तो डिले ही आपको सुनाई देगा। जो वीडियो कॉल आ रही है, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, अगर कोई इंटरप्शन होगी तो इट विल नॉट वेट कि जब तक वो जो करप्टेड पैकेट था, वो जो जहाँ से वीडियो बन रही थी सेंडर की तरफ से जिसने कॉल मिलाई है, उसकी जब तक वो वीडियो ठीक पैकेट नहीं भेजेगा तब तक वीडियो आगे नहीं चलेगी। ऐसे नहीं होता, जो करप्ट होगी बस आगे निकलते जाओ। रिलायबिलिटी इसमें नहीं होती डेटा की, इसलिए कहते हैं ना कि डेटा को रिलायबिलिटी इसमें नहीं होती। समझ रहे मेरी बात की नहीं? मेरा मकसद यह है कि यहाँ पे रिट्रांसमिशन ऑफ द करप्टेड डेटा पैकेट्स है। यहाँ पे क्या होता है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड at the receiver's end, at the receiver's end, data is organized at the receiver's end। यहां पे क्या होता है, डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होता, डेटा जिस तरह से आ रहा है वो उसी तरह से जा भी रहा है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? डेटा खराब हो गया तो रिलायबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। इसमें एक मैंने क्या कहा था, हैंडशेक प्रोटोकॉल, और रिलायबिलिटी के लिए क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। किन का इस्तेमाल होता है, एक्नॉलेजमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है इसके अंदर। किसके अंदर भला, टीसीपी के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो टीसीपी एक्नॉलेजमेंट्स का प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। किसके अंदर भला, टीसीपी आईपी। जो यूडीपी आईपी होता है उसमें एक्नॉलेजमेंट्स नहीं होती। जो डेटा पैकेट खराब हो गया तो वो खराब हो गया। बस नॉन अगर ऑडियो में मैं टीसीपी इस्तेमाल करूं तो सुनाई नहीं देगा आपको क्या बात की जा रही है। वो इतनी देर लगाएगा, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो उनसे ना वो अगर मैसेज को दोबारा से, हाँ किसकी वजह से, फिर ये उस पैकेट में रखो, मुझे दिखाओ जरा। सॉरी, तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको। ये तो नीचे पहले तो नहीं करता था ये, अभी क्यों कर रहा है ये? तो इसके साथ तो ताल्लुक ही नहीं है ना, ये तो हमेशा तो पॉकेट में होगा तो तभी ये शोर कर रहा है। आज पहली दफा सिग्नल कैच कर रहा है। अच्छा 2 मिनट बैठो क्लास में ताकि आपको भी फील हो। एक्नॉलेजमेंट्स, ARQ, TCP एंड IP। सॉरी आपका सवाल दोबारा रिपीट करें। मैं ये कह रहा था कि अगर हम ऑडियो को TCP पे स्विच कर दें तो इनएफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। बहुत हर मैसेज को मेक श्योर करेगा तब तक, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो आगे नहीं जाने देगा उस मैसेज को। यही ना, तो वो इंतजार करेगा उसके दोबारा आने का। समझ आ रही है कि नहीं? इसीलिए हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसमें वॉइस ओवर आईपीज जो सी हो रही होती हैं, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, अब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो उसको इग्नोर करके आगे चल पड़ता है वो। एग्जैक्टली वो इसीलिए अटकी हुई आवाज को वो ठीक करके आपको नहीं सुनाता, वो कहता है बस आगे चलो। सिर्फ तो इसमें सिक्योरिटी वो डेटा पैकेट्स की सिक्योरिटी भी नहीं है ना, क्योंकि डेटा पैकेट्स खराब हो गए तो उसको कौन मेक श्योर करेगा कि वो ठीक भी करने हैं। तो वो जो आता है कि सिक्योर एंड सिस्टम टू एंड सिस्टम, वो फिर कैसे होता है? वो तो इनक्रिप्शन को फॉलो कर रहा होता है ना, वो कि आपको जो डेटा सेंड कर रहा है, जितना भी डेटा सेंड कर रहा है वो उसको इनक्रिप्ट करके सेंड कर रहा है। प्रोटोकॉल्स तो इनक्रिप्शन वाले नहीं है ना बीच में, वो तो लेयर के अंदर एक अलग से लग रही होती है सिक्योरिटी के। आपने अगर एक और लेयर उसको फॉलो करने के लिए, जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं जितना भी जा रहा है, जो करप्ट हो गया वो करप्ट हो गया, वो दोबारा से उसको रिफाइन करके ये दोबारा से मेक श्योर नहीं करेगा कि जब तक इसकी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आनी तब तक मैं इसको ट्रांसमिट नहीं करूंगा। तो जब टीसीपी के ऊपर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होती है तो तब टीसीपी का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन करनी हो तो वो यूडीपी का किया जाता है। रिलायबिलिटी के ऊपर मेन क्वेश्चन रेज होता है। इसीलिए जो सिक्योरिटी है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है वो। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी भी आ रही है, यूडीपी भी आ रही है और ये भी आ रही है। ये सारा इसके अंदर, इन तीनों के अंदर आपके पास टीएलएस का इस्तेमाल इन तीनों में होता है। टीएलएस एंड एसएसएल का इस्तेमाल तीनों के अंदर हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? टीएलएस और एसएसएल का इस्तेमाल
इन तीनों के अंदर हो रहा है। जिसमें अगर मैं वॉइस मैसेज किसी को भेज रहा है तो कॉल से समझ आ गई यूडीपी होगा, तुम अगर वॉइस मैसेज कौन सा होगा, टीसीपी या वॉइस मैसेज तो एक आसान सा मैसेज पैकेट्स में कन्वर्ट करो, सेंड करें, वो टीसीपी होगा, वो टीसीपी होगा। हाँ वो टीसीपी होगा, ठीक है। कोई लाइव जैसे मैच है वो यूडीपी पे होगा? हाँ वो यूडीपी पे होगा, वो यूडीपी के अंदर होगा, और वो टीसीपी भी हो सकता है बाय द वे, और यूडीपी पे भी हो सकता है, क्योंकि जो लाइव है वो भी लाइव नहीं है असल में, वो डिलेड और रिस्पॉन्स दिखा जा रहा होता है वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारों को? अच्छा, सो ठीक है, इट सेंड्स पैकेट्स डायरेक्टली टू अ टारगेट कंप्यूटर। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के लिखें, इट सेंड्स पैकेट्स डायरेक्टली टू द, it sends packets directly to a target computer without establishing, it sends packets to the target computer, packets to a target computer without establishing a connection, without establishing a connection first, without establishing a connection first, comma indicating the order of the set packets, indicating the order of the set packets, or checking whether they arrived as intended, as intended, UDP follows no handshake process prior to the communication. UDP follows no handshake process prior to the communication. No handshake मतलब unlike TCP. TCP follows handshake, it follows no handshake. It uses small datagrams. लिख लें, it uses small datagrams and unreliable data. हाँ लिख लें, it uses small datagrams and unreliable transfer of data. Because when data packets are lost, there is no mechanism. Data packets are lost, there is no mechanism of checking the reliability. There is no mechanism of checking the reliability. There is no mechanism of checking the reliability of the data being received at receiver. For example, a random video streamed over the internet. Random video streamed over the internet. Random video streamed over the internet
random video streamed over the internet, voice over IP, voice over IP used by internet based telephone services. Next one. इसी को क्या करिए, बिकॉज से कर चल रहा है, इंटरनेट बेस्ड टेलीफोन सर्विसेज, online gaming also follows UDP. Ideal protocol for online gaming. UDP is ideal protocol for online gaming. इसी को लगे, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे एक और एग्जाम्पल है, आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। UDP is ideal protocol for online gaming. और ये एक और काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, डॉस अटैक्स के लिए। किसके लिए? डॉस अटैक्स के लिए। ये भी लिख लें, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ये एक सर्वर को सेंड किया जाता है सर्वर की तरफ, ठीक है, कि ताकि जो सर्वर है ना, इट जस्ट गेट्स बिजी विद सर्टेन क्वेरीज, उसको रिक्वेस्ट्स जनरेट की जाती हैं, एक उस रिक्वेस्ट को रिस्पांस देता है सर्वर, तो उसको एक टाइम में इतनी ज़्यादा सारी रिक्वेस्ट उसको भेजी जाती हैं, ठीक है, स्पूफ्ड डेटा, यानी कि बेकार का डेटा उसको तरफ भेजा जा रहा होता है। अब सर्वर है, उसने तो उसको प्रोसेस करना है, जब उसको प्रोसेस कर रहा होता है तो वो बिजी हो जाता है। तो जो कह लें कि रिलायबल कंप्यूटर्स होते हैं, वो जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं, रिक्वेस्ट पूछते हैं, तो उनको वो वेट करवाता है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे, जो उनसे जो हैकर का या डॉस अटैक जिसने जनरेट किया जिस कंप्यूटर ने, उसकी ही रिक्वेस्ट्स को उसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसी की क्वेरीज को प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो सर्वर अनअवेलेबल होता है उस टाइम के लिए। तो जिस टाइम के लिए सर्वर अनअवेलेबल होता है, बिकॉज द सर्वर इज ऑलरेडी बिजी डूइंग समथिंग एल्स, वो उस वक्त जितने भी आपके जो लेजिटिमेट कंप्यूटर्स होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, या सर्वर को जो एक्सेस करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको उस वक्त सर्विसेज नहीं दी जाती। तो हम डिनाई, मतलब सर्वर क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है सर्विसेज प्रोवाइड करने से। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। तो जो अटैक जनरेट करता है उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है इसको, ठीक है। ये AS के अंदर हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को, ठीक है। किसी का और सवाल है? अच्छा, मुझसे पूछ लिया करें मुझे, बिकॉज आप में से मोस्टली ये 2 वाले बच्चे हैं जिन्होंने जो AS भी कर रहे हैं, सो क्वेश्चन पूछ लिया करें कि ये डॉस अटैक क्या होता है, ताकि मैं आपको समझा दिया करूँ उसी वक्त, ठीक है। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। कैन बी यूज्ड फॉर डॉस अटैक्स, ही भी लिख लें। DDoS और DOS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं। सर, यूजर डाटाग्राम में बेसिकली डाटाग्राम में आपने कहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है विद डेटा एज वेल, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होता है? क्योंकि वो कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहा है, जैसे क्लिक प्रोटोकॉल है, और ना कोई उसके पास रिलायबल रखने के लिए कोई ना चेकसम है ना कुछ, फिर उस एडिशनल डेटा में क्या होता है? IP एड्रेसेस नहीं हो सकते? IP एड्रेसेस तो हो सकते हैं ना, पैकेट के सीक्वेंस नंबर्स भी होते हैं, लेकिन अगर वो कोई पैकेट ख़राब हो गया ना, करप्ट हो गया या अवेलेबल नहीं है, तो उसको अनअवेलेबिलिटी के ऊपर ही दिखा दिया जाएगा कि ये लें। क्या चीज़? हेडर, तो वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही हेडर बोलते हैं ना। या इवन ये भी हो सकता है कि जब डेटा पैकेट्स स्टार्ट होना शुरू होते हैं तो उसके एक फ्यू स्टार्ट बिट्स एंड फ्यू स्टॉप बिट्स, जैसे एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशंस में होती हैं। इवन उसके अलावा भी अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, अच्छा, उसके अलावा भी मैं आपको एक बात कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आप जब डेटा भेज रहे हैं, डेटा के साथ आप कौन हैं, किसको भेज रहे हैं, किस नेटवर्क ID को फॉलो कर रहे हैं, किस DNS के साथ आपका ताल्लुक है, ये सारा पैकेट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो उसके अंदर लिखी जाती है, ठीक है। क्योंकि वो तो खुद ही उसने क्वेश्चन तो इसी की कंप्यूटर से जनरेट हो रही होती है ना, स्टॉप कर देता है ना, उसको प्रोसेस स्टॉप कर लेता है। जिस कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं, जो एल्गोरिदम्स उसने लगाए हैं, वो एल्गोरिदम स्टॉप कर लेता है उसको। अब देखें, आपको जब पता है ना, फॉर एग्जांपल
मिसाल के तौर पे जब आपको लूप होल पता है किसी जगह का, तो आपको ही पता होगा कि उसके ऊपर पैच लूप होल कहाँ पर है। अब हैकर तो कभी भी ये बात नहीं बताता कि कहाँ पे मसला था आपके कंप्यूटर में, वो ये कहता है कि मैं मसला ठीक कर दूंगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब किसी को पता होता है कि मेरे कंप्यूटर में मसला था, तो फिर तो उसको इस काबिल ही ना बनाता कि उसको हैक कर सकता कोई, या उसके ऊपर किसी किस्म के अटैक्स जनरेट कर सकता। अब एक बंदा एक लेट से किसी सर्टन चीज में वीक है, दूसरा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग वाले ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, तो वीक वाला ओवर टाइम खुद एक्सपीरियंस लेता रहेगा ये कि अच्छा ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, ऐसे भी करना होता है, ये चीज़ भी पैच लगाना है यहाँ पे। मतलब हर तरह से आपने डेटा को या कंप्यूटर को या सर्वर को सिक्योर करने के लिए आपने सारी कह लें प्रिवेंटरी मेजर्स उठाने होते हैं। तो किसी की एक्सपर्टीज नेटवर्किंग है तो किसी की एक्सपर्टीज हैकिंग होगी। क्लियर हो रही है कि नहीं? कुछ नेटवर्क्स के जरिए अपने कंप्यूटर्स को बचा रहे होते हैं आइडेंटिटीज हाइड करवा के, और दूसरे जो है ना वो आइडेंटिटीज को तोड़ने के एक्सपर्ट्स होते हैं। क्योंकि एक बंदा पूरी कंप्यूटर्स की डोमेन को पूरी लाइफ में भी लगा ले, वो पूरा नहीं सीख सकता, क्योंकि इतनी एक्सपैंड हो चुकी हैं बातें कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके बारे में ले सकते हैं, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबके बारे में आपको लेना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो स्टिल आपको फिर भी ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं थ्रू विच यू कैन मेक श्योर कि आपका डेटा कभी भी ख़राब ना हो। ठीक है, बट स्टिल कंप्यूटर में एक हमेशा बात, देयर इज ऑलवेज अ लूप होल, यू जस्ट हैव टू डिग इट आउट। ठीक है जी। सर सर्वर अवॉइड कैसे करते हैं डॉस अटैक्स, मतलब किस तरह उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू वो ये चीज़ पता लगा लेता है कि ये डेटा जो सा ना बार बार सेम तरह की क्वेरीज आ रही हैं, तो उसको बीच में से एक्सक्लूड करता है उसको। ठीक है, अच्छा एक और बात लिख लें यूडीपी की ही। वही ये बात आपने समझ ही ली है सारी, खैर ब्रैकेट में लिख लें, ये एग्जाम में नहीं लिखेगा। व्हाइल इन टीसीपी व्हेन ट्रांसपोर्ट लेयर रिटर्न्स एन एक्नॉलेजमेंट, while in TCP transport layer returns an acknowledgement, it means connection has been established. Returns an acknowledgement, it means connection has been established. Connection has been established, comma, because TCP sends data packets, and waits for the the response in the form of acknowledgement. ठीक है, एक हेडिंग लिखें, tasks transport layer performs to ensure that transport layer perform to ensure that incoming data has been downloaded, correctly. डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स हैं इसके। पहला बुलेट पॉइंट लिखें, इट चेक्स द पैकेट कोड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन टाइप, it checks the packet code to identify
identify the application type. पैकेट पोर्ट है ये, ठीक है. It checks the packet port to identify the application type. It also checks packet destination socket. Checks packet destination socket so that packet is sent in correct, so that the packet is sent to correct destination. तीसरा पॉइंट लिखें, checks incoming packet sequence number. Destination socket का मतलब पता है ना, IP address when it combines with what port number it becomes a socket, ठीक है. डेस्टिनेशन की किस एप्लीकेशन को डेटा आपने भेजा हुआ है, किस ऐप के ऊपर डेटा आपने भेजा हुआ है, उस ऐप की अपनी, उस एप्लीकेशन की अपनी एक पोर्ट नंबर है. तो जब वो इकट्ठी होती है डेस्टिनेशन के आईपी के साथ तो डेस्टिनेशन सॉकेट बन जाती है वो, ठीक है. चेक्स इनकमिंग पैकेट सीक्वेंस नंबर टू इंश्योर डेटा इज रीअसेंबल्ड इन करेक्ट ऑर्डर. टू इंश्योर डेटा इज reassembled in correct order. Recalculates the checksum of the packet. Recalculates the checksum of packet to ensure the data integrity, to ensure the integrity of the packet. To ensure the integrity of packet. क्या होता है checksum? What is checksum? बताएगा कोई? क्या होता है checksum? कैसे निकालते हैं आप बताओ. आपने O levels किए कंप्यूटर्स में, AS में कंप्यूटर्स पढ़ी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है आपको checksum ना आता हो. तो O लेवल से कहानी चलती है चेकसम की, और AS में तो बहुत बेसिक बात है. आपकी बाइनरी बिट्स को क्या किया जाता है, डेटा पैकेट इज स्प्लिट इनटू ब्लॉक्स और उनकी एडिशन की जाती है, फिर वहां कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है, वो एडिशन यूजर एंड पे रिपीट होती है. अगर सारे आंसर्स ऑल वंस आ जाए तो फिर ये कहते हैं चेकसम करेक्ट. चेकसम इज व्हेन यू कन्वर्ट योर नंबर इनटू डेनरी. डेनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको 256 से डिवाइड करते हैं. 256 के बाद जो रिमाइंडर आ जाता है वो रिमाइंडर आपका चेकसम होता है. उस रिमाइंडर को मतलब वो 256 से कन्वर्ट करने का मतलब है कि रिमाइंडर विल बी फ्रॉम 0 to 255. 0 से 255 तक आपका रिमाइंडर होगा. 8 बिट्स का रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर आपके डेटा के साथ एडिशनली सेंड किया जाता है. जब वो डेटा के साथ आप चेकसम को सेंड कर देते हैं तो रिसीवर के पास भी जाके जब डेटा रिसीव होता है तो उसको चेक किया जाता है क्या उसमें तो कोई मसला नहीं आया हुआ. अगर डेटा में थोड़ी सी भी करप्शन आई हुई तो अब उसी डेटा में से जब दोबारा 256 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो कुछ और रिमाइंडर आएगा. तो जब वो रिसीव्ड रिमाइंडर और रिकैलकुलेटेड रिमाइंडर, रिसीवर के एंड पे जो रिकैलकुलेट किया जाता है रिमाइंडर वो वाला, और जो रिसीव किया गया रिमाइंडर है यानी कि जो चेकसम है, ठीक है, वो दोनों अगर सेम हुए तो इसका मतलब है डेटा ठीक ही रिसीव हुआ था, मतलब उसका ये डेटा ठीक रिसीव हुआ था. अदरवाइज वो कहता है कि डेटा ठीक रिसीव नहीं हुआ हुआ. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगला है इफ पैकेट चेकसम इज इनवैलिड देन इट सेंड्स अ मैसेज फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ द सेम पैकेट. इफ checksum is invalid, then a message is sent for retransmission of the data packet. Then a message is
sent for retransmission of the data packet, retransmission of the data packets. ठीक है, लास्ट हमारा प्रोटोकॉल बस रह गया इस लेयर का, उसके बाद हम नेटवर्क लेयर की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, लास्ट हमारा कौन सा है? SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल. क्या है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. इसमें इतनी बातें नहीं, बस ये लिख लें, जल्दी से इसको खत्म करते हैं. It is a transport layer protocol that ensures it is a transport layer protocol. It is a transport layer protocol that ensures reliable in sequence transport of data provided for multi-homing support, provided for multi-homing, HOMING, multi-homing support. लिख लें, where one or both ends of a connection, where one or both ends of a connection, where one or both ends of a connection can consist of more than one IP address, can consist of more than one IP address. जब एक से ज़्यादा पूरे ग्रुप को चीज़ को सेंड की जाती है, एक से ज़्यादा IP एड्रेसेस होंगे, उसके अंदर फिर ये चीज़ इस्तेमाल होती है. ठीक है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? अच्छा, हाँ उसमें कह सकते हैं, ऑनलाइन की बात नहीं की. अच्छा खैर, ये टीसीपी की एक और बात सुन ले, ये मेनली और भी कहाँ इस्तेमाल होता है, दिस enables transparent failover between redundant network paths. बहुत ज़्यादा सारे जो नेटवर्क पाथ्स के थ्रू जब डेटा जा रहा होता है ना, उसमें किसी भी किस्म की फेलियर आ रहा हो, तो वहाँ पे जो है ना SCTP के सर्विसेज का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इसमें एक मैसेज नहीं है, मल्टीपल यूज़र्स जो उनसे होते हैं वो जब डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. एक IP एड्रेस, दूसरा IP एड्रेस, एक IP एड्रेस से आप किसी और को भी भेज रहे हैं और उसी से मल्टीपल IP एड्रेसेस तक डेटा भेज रहे हैं. ठीक है, मल्टीपल IP एड्रेसेस तक आप डेटा भेज रहे हैं और मल्टीपल IP एड्रेसेस के बाद हर एक IP एड्रेस आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा है. ठीक है, बस अभी स्टार्ट करते हैं. एक तो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही रास्ते से जब आपके कंप्यूटर से डेटा निकलता है, वो एक ही IP के थ्रू जाता है, एक ही राउटर के थ्रू जाता है. समटाइम ऐसे नहीं भी होता, समटाइम आपका ही डेटा
एक राउटर के बजाय मल्टीपल 2-3 राउटरों से होता हुआ, मतलब पहला डेटा ही निकलता है 2-3 राउटर्स के पास जाता हुआ, और हर राउटर अपना डेटा लेके जा रहा है। ठीक है, जब हर राउटर अपना डेटा लेके जा रहा है तो जो सर्वर तक जाएगा, तो सर्वर तक जब वो पहुंचेगा तो मुख्तलिफ राउटर्स, 2 राउटर से भी एक डेटा पहुंच जाएगा। जब वो 2 राउटर से एक डेटा पहुंचेगा तो उन डेटा को भी कंपेयर किया जा सकता है आपस में कि क्या ये दोनों डेटा सेम थे या इसमें कौन ख़राब तो नहीं हुआ। एक ये भी रिलायबिलिटी की जा सकती है। क्यों जी? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे राउटर्स होते हैं, अवेलेबल राउटर्स बहुत सारे होते हैं, तो उन मल्टीपल राउटर्स के ऊपर से जब डेटा जा रहा होगा तो रिसीवर के एंड के ऊपर जाके चेक भी किया जा सकता है कि ये ठीक भी है या नहीं, दोनों कंपेयर करके। ठीक है, तो ये स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बस इसकी 1-2 बातें थी। आज तक कभी एग्जाम में आया हुआ नहीं है, मैंने बस खुद घुसा दिया इसमें कि ये भी पढ़ लें, ये भी इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है, पता होना चाहिए इसका। सिर्फ हल्का सा उसने एक जगह में छोटा सा जिक्र किया हुआ है, तो जिससे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है।